हेलो, वेलकम टू मैकेनिकल अल्फाबेट चैनल। मेरा नाम अभी दीक्षित है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस हीट फ्लो में जो होता है। और थोड़ा सा हम याद दिला दें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने हीट फ्लो इन कंपोजिट वॉल पढ़ा था, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे वो स्लैब रेक्टेंगुलर वॉल हो। उसमें हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी थी, कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों साथ में कैसे होता है, अलग अलग साथ साथ सब कुछ पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस। तो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी को लेकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व की डेरिवेशन किया था, उसी को फिर दोहराते हुए, उसी को फिर से करते हुए आपको क्रिटिकल रेडियस समझाता हूँ, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका सिलेंडर है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, और इसमें मान लीजिए कोई फ्लूइड भरा है, H1 उसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और यहाँ पर इसका T1 टेम्परेचर इस फ्लूइड का, T2 इस वॉल का, T3 इसका, और T4 बाहर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है। 4 टेम्परेचर यहाँ पे है। अक्सर जो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें फ्लूइड नहीं देता है, मतलब उसकी हेल्प नहीं दी जाती, हेल्प कह रहा हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं दिया है तो T1 और T2 इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे भी T1 यहाँ पे T1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ दिया है तो हम लोगों ने अलग अलग 2 टेम्परेचर दिया है, और T3 इसका टेम्परेचर इस सिलेंड्रिकल वॉल का, T4 आउटर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका है। A1 इनर पाइप एरिया है और A2 आउटर पाइप एरिया है, और H2 इसकी इस फ्लूइड की हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग फिर से करते हुए समझते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझता हूँ क्रिटिकल रेडियस का। तो T1 से T2 इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है, T1 से T2 में क्या हो रहा है, कंडक्टिव हीट एक्सचेंज हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, फ्लूइड और सॉलिड वॉल के बीच में हो रहा है। तो इसका क्या आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाई, बताइए, H1 आपका क्या है, H1 हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और A1 इसका इनर पाइप का इनर एरिया है, प्लस क्या T2 से T3, T2 से T3, तो T2 से T3 आपका हीट कंडक्शन हो रहा है सिलिंड्रिकल वॉल में। तो इसका सिलिंड्रिकल वॉल में हीट आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाई 2 पाई KL log R2 बाई R1, आउटर रेडियस बाई इनर रेडियस। और ये L क्या है आपका, L है सिलेंडर का लेंथ, सिलेंडर का होल लेंथ है वो L है। और फिर आपका T3 से T4, फिर यहाँ पे T3 है और ये आपका T4 है, यहाँ पे लिख सकते हो आप T4। इनमें कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो इनमें भी आपका क्या आएगा, 1 बाई H2 कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर का, और A2। तो इनका जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो भी इनका रेजिस्टेंस R का इक्विवेलेंट होगा, उससे हमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर पता लगेगा। हीट ट्रांसफर कैसे पता लगेगा, Q इक्वल टू डेल T बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो टोटल होगा वो हम इसका निकालेंगे। फिर T1 से, सॉरी यहाँ T4 होना चाहिए, T4 रहेगा। T1 से T4 के बीच में जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ रहेगा, T1 माइनस T4, जो आप इसका हीट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले रहेंगे हीट का, हीट ट्रांसफर का। तो ये आपका पूरा रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर Q निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये स्टील की पाइप है कोई, और इसके अंदर कोई स्टीम फ्लो कर रहा है जिसका कुछ टेम्परेचर हो। तो इस ये हीट हम लोगों को, जो स्टीम की हीट है, इसको हमें सप्लाई करना है किसको, जो अपना टरबाइन होता है, उससे पॉजिटिव वर्क लेने के लिए उसको हमें सप्लाई करना है। इसमें स्टीम में हीट अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें पॉजिटिव में वर्क मिलेगा। तो पाइप है और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जो स्टीम का हीट है ये लॉस हो जा रहा है, तो हमें आउटपुट जितना हम लोगों ने डिजायर किया था, जितना हम लोगों ने सोचा था, उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो T1 से T4 में, लेकिन हीट एक्सचेंज तो होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि T1 यहाँ पे T1 है और इनर पाइप में, और आउटर में T4 है, तो यहाँ पे हीट फ्लो तो करेगा। तो हीट फ्लो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेट से हीट फ्लो हो रहा है, उस पर्टिकुलर रेट से जो हीट फ्लो हो रहा है उसको हम रेट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके हम उसको समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से आपको समझा दूं। ये आपका TS डायग्राम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, वेपर डाउन,
मान लीजिए स्टीम आपका सुपर हीटेड जोन में एकदम जिस मतलब कि जितनी हीट हमें चाहिए उतनी हीट यहाँ पे इस लेवल पे है, लेकिन दिक्कत का अगर हीट लॉस हो रहा है हमारा, अगर हीट लॉस हो रहा है स्टीम में से तो ये इस लेवल पे आएगा पहले। अगर कुछ हीट लॉस हो रहा है इसको ड्राई सेचुरेटेड जोन भी कर सकते हैं, ड्राई सेचुरेटेड लेवल है ये भी स्टीम का, इस तक भी स्टीम काम आ जाती है उस टरबाइन में डालने के लिए। लेकिन अगर और टेम्परेचर का लॉस हुआ तो ये इस तरीके से आएगा, और अगर और लॉस हुआ तो एकदम ये चेंज हो जाएगा। यहाँ तो ये क्या है, एकदम वेपर है, लेकिन यहाँ पे आपको वेपर और लिक्विड दोनों देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है। और अगर हीट ज्यादा लॉस हुआ तो यहाँ पे मतलब कि लिक्विड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका हीट लॉस हुआ तो इंथैल्पी चेंज हो सकती है, और इंथैल्पी हमें चेंज नहीं करना है। जिस वो स्ट्रक्चर में है, जिस फॉर्म में है वेपर, तो हमें वेपर चाहिए और सुपर हीटेड जोन में रहना चाहिए। मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस है तो थोड़ा हीट लॉस तो होगा, तो यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए तो हमारा काम चल सकता है। तो इसको हम कैसे मतलब इससे हम डील करें, अब इसको हम देखते हैं कि हीट लॉस होने से हमें बचाना है। तो हीट लॉस होने से बचाना है मतलब पहले हमें जानना पड़ेगा कि हीट जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या है और हम किस लेवल तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आपका हीट ट्रांसफर रेट है और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमें इससे हमें ये पता लगता है, हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल आर कह दें, इससे कॉमन सी बात ये पता लगती है कि अगर हमें हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हीट ट्रांसफर को हमें कम करना पड़ेगा, अगर हम हीट लॉस कम कराना चाहते हैं, हीट ट्रांसफर हमें कम कराना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी 12th या 9th क्लास के या 10th क्लास के लड़के से अगर हम क्वेश्चन कर दीजिए, अगर हमें हीट फ्लो कम कराना हो तो हम क्या करेंगे, तो सीधे से बोलेगा कि रेजिस्टेंस इसमें बढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, आप इसमें कोई मटेरियल ऐड कर देंगे, मतलब इसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दीजिए, ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दीजिए, एरिया बढ़ाते जाइए। वो कहेगा सीधे से कि इस पाइप को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में रैप कर दीजिए, उससे आपका हीट फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है वो भी अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप पहले देखिए कि कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड और यहाँ पे ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड और सॉलिड वॉल्व में इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्यू कन्वेक्शन हो रहा है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम क्यू कन्वेक्शन का जो नियम होता है, अगर हम ये देखें तो ये आपका एच डेरिवेटिव ये आपका आता है। इससे आप क्या पा रहे हैं, क्यू कन्वेक्शन इंक्रीज हो रहा है एरिया के साथ में, मीन्स ये कि क्यू कन्वेक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स आप इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्यू कन्वेक्शन भी बढ़ेगा। मतलब कि जो हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात कर रहे थे इस फार्मूले के हिसाब से कि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट फ्लो कम हो जाएगा, ये बात गलत है, हमें ऐसा लग रहा है। और इस फार्मूले से ये लग रहा है कि जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे तो क्यू कन्वेक्शन मतलब हीट एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो मतलब आज तक हम ये गलत पढ़ते आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सोचिए मैं बताता हूँ। देखिए एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आप जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपका क्यू कन्वेक्शन बढ़ेगा, मतलब हीट एक्सचेंज बढ़ेगा। आप एक पार्टिकुलर एरिया तक, मीन्स यहाँ तक ही अगर मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ तक आप अगर इंसुलेशन भी इंक्रीज करेंगे तो क्यू कन्वेक्शन आपका हीट एक्सचेंज बढ़ेगा। और उसके बाद जब इस पार्टिकुलर एरिया पे आ जाएगा, किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे आ जाएगा, तो उस समय जो इसका जो जैसे कि अगर आप यहाँ सॉलिड यूज कर रहे हैं या कोई सॉलिड या सेमी सॉलिड है तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इस समय वो इतना रेजिस्टेंस अगर यहाँ इतना बढ़ा है या इतना बढ़ा है
तो कैपेबल नहीं है कि हीट फ्लो को रोक पाए, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस इतना कैपेबल हो जाएगा कि उस हीट कंडक्शन को वो रोक देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, वो हीट कंडक्शन को स्लो करता चला जाएगा, कम करना शुरू कर देगा। फिर इस पॉइंट से अगर आप उसमें इंसुलेशन लगाएंगे, अगर वो इस पॉइंट से आपका इंसुलेशन, इस पॉइंट से आपका इंसुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपका हीट कन्वेक्शन, जो आपका हीट एक्सचेंज थ्रू कन्वेक्शन है, वो आपका कम होता जाएगा, तब वो इंसुलेशन काम करेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको जरा ग्राफ से समझा दूं। ये आपका Q है, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये आपका रेडियस R है। ये मान लीजिए ये एक्सिस है सिलेंडर की, या जो भी आपका रेफरेंस बॉडी है जिससे आपने लिया है। तो आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, रेडियस बढ़ा रहे हैं, सॉरी, अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इस पर्टिकुलर तक मीन्स, ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका Q मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये आपका जो Q है ये बढ़ा, मतलब सबसे हाईएस्ट है। इस पॉइंट पे आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा हाई है। अब ये इस पॉइंट से जब आप इसमें इंसुलेशन या मटेरियल ऐड करेंगे, तो ये आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आइए, ये आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता चला जाएगा। तो ये आपका R2 है, यहाँ तक R2 मतलब यहाँ तक आपने जो उसमें R2 यहाँ तक रेडियस दे रखा है, वो रेडियस मान लीजिए यहाँ तक है। फिर आप यहाँ से अब बॉडी को इंसुलेट करने के लिए अब आपने यहाँ पे मटेरियल ऐड शुरू करना किया, इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड आपने शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट तक जितना आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ हीट फ्लो मिलेगा। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं, जो रेडियस यहाँ तक बढ़ते जाएगा, इस रेडियस को हम कहते हैं RC, क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस क्या है? क्रिटिकल रेडियस इज द पॉइंट, आर यू कैन से रेडियस, at which we get the maximum rate of heat flow. So ये आपका RC है, ठीक है। और ये जो आपने थिकनेस मतलब कि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट फ्लो पाने के लिए जो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल जोड़ा है, जो ये थिकनेस है, इसको हम क्रिटिकल थिकनेस कहेंगे। क्रिटिकल थिकनेस, ये क्रिटिकल थिकनेस क्या है? ये वो थिकनेस है जिस थिकनेस को हम मटेरियल ऐड करके, इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड करके मैक्सिमम रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड करते हैं। ये हमारी क्रिटिकल थिकनेस है। इसको हम एक चीज और कहते हैं, ये आपका है लीडिंग इंसुलेशन। इसी को हम लीडिंग इंसुलेशन कहते हैं। और ये थिकनेस, जो हम लोगों ने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया है क्रिटिकल रेडियस के बाद, जिससे हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो रहा है, तो वो जो हमने थिकनेस ऐड की अपना रेट ऑफ हीट फ्लो कम करने के लिए, जहां से स्टार्ट हुआ है, उस थिकनेस को हम कहते हैं, ये आपका लैगिंग इंसुलेशन। ये आपका हो गया लैगिंग इंसुलेशन। और ये आपका एक्सेस हुआ। अगर हमें लीडिंग इंसुलेशन या फिर क्रिटिकल थिकनेस अगर हमें फाइंड करना हो, तो सीधा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपका RC माइनस R2, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्रिटिकल थिकनेस और
लीडिंग इंसुलेशन। और ये आपका दूसरा आएगा, इसको हम मान लेते हैं यहाँ तक है R2 डैश, ये आपका R2 डैश है। अगर हमें लैगिंग इंसुलेशन फाइंड करना हुआ, लैगिंग इंसुलेशन फाइंड करना हुआ तो ये हमारा R2 जो रेफरेंस एक्सिस से हमारा जो R2 रेडियस, R2 डैश रेडियस है, R2 डैश माइनस RC क्रिटिकल रेडियस, मतलब कि जो लैगिंग इंसुलेशन है, लैगिंग इंसुलेशन फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से करेंगे। लैगिंग इंसुलेशन मतलब वो इंसुलेशन जिसपे हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो एकदम कम होना स्टार्ट हो चुका है, कम हो चुका है। ओके, और अभी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, फिर आगे हम यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे कि हम आरसी क्रिटिकल रेडियस फाइंड कैसे करें। इसमें तो समझ में आ गया आरसी में कैसे फाइंड करना है, मतलब कहाँ है कैसा है, लेकिन उसको हम न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करें उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।